हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, आज अपन क्लास 12 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, रिलेशन एंड फंक्शन। इस लेक्चर में आज अपन बेसिकली क्या पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे ना। ठीक है ना, तो देखो रिलेशन बेसिकली क्या होता है ना, ये अपने को पढ़ना है। सबसे पहली चीज आती है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? इट इज द लिस्टिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। अगर मैं दो चीजों को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिस्ट कर दूं तो वो क्या कहलाता है? एक ऑर्डर्ड पेयर। जैसे मान लो किसी ने लिख दिया ए कॉमा बी, तो ये क्या हो गया? एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया ना। पहले ए आएगा फिर बी आएगा। अगर मान लो किसी ने लिख दिया बी कॉमा ए, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अच्छा, अगर मान लो किसी ने लिख दिया ए कॉमा बी कॉमा सी, तो इसको अपन बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। सही बात है कि नहीं है? सही है। अच्छा, अगर मान लो किसी ने बोल दिया कि इफ ए कॉमा बी बराबर एक्स कॉमा वाई, तो देन इसका मतलब क्या है कि ए का वैल्यू एक्स होगा और बी का वैल्यू क्या होगा? वाई। ये तभी पॉसिबल है जब ए का वैल्यू एक्स हो जाए और बी का वैल्यू क्या हो जाए? वाई हो जाए। क्लियर है? ठीक है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इफ दिया हुआ है 3x प्लस 2 कॉमा 2y माइनस 1 बराबर 3,5, देन फाइंड x एंड y। तो हमें पता है कि अगर ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इसके बराबर है तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर। तो यहां से क्या आ जाएगा? 3x प्लस 2 बराबर 3, x का वैल्यू कितना आ गया? 1/3। 2y माइनस 1 बराबर 5, y का वैल्यू कितना आ गया? 3। तो अपना x और y आसानी से यहाँ से अपन ने कैलकुलेट कर लिया। तो हमें समझ में आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है ना, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अपन ने क्या किया? दो ऑब्जेक्ट को लिस्ट कर दिया। ठीक है ना। सेकंड हेडिंग लगाते हैं। सेकंड हेडिंग इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है ना, सेकंड हेडिंग इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है ना। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, देखो इट इज अ सेट डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ए एक सेट है, इसको अपन किससे डिनोट करते हैं? ए क्रॉस बी से करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए क्रॉस बी। एंड डिफाइंड एज ए क्रॉस बी के अंदर क्या होगा? ए कॉमा बी होगा। ए कैपिटल ए से आएगा और बी कहां से आएगा? कैपिटल बी से। बेसिकली क्या होता है, देखो दो सेट्स का अपन क्या करते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने का मतलब क्या होता है? उसमें क्या आते हैं? बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। क्या आते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। पहला एलिमेंट पहले वाले सेट से आता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट से आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ए हमें दिया हुआ है 1 2 3, बी हमें दिया हुआ है ए कॉमा बी। सही बात है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी लिखूं तो बेसिकली कैसे लिखेंगे? देखो पहला एलिमेंट इसका ले लिया, फिर बाकी ये इसके ले लिए। तो जैसे कि क्या आ जाएगा? 1 कॉमा ए आ जाएगा, 1 कॉमा बी आ जाएगा, 2 कॉमा ए आ जाएगा, 2 कॉमा बी आ जाएगा, 3 कॉमा ए आ जाएगा एंड 3 कॉमा बी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सही बात है ना यार। तो ये क्या हो गया? हमारा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया इन दोनों सेट का। अच्छा, अब बी क्रॉस ए अगर मैं निकालू तो पहला इसका आएगा ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, बी कॉमा 3। सही बात है कि नहीं है? सही है। तो ये क्या हो गया? बेसिकली ये है ए क्रॉस बी, ये है बी क्रॉस ए। अब इन दोनों को देख के हमें साफ साफ क्या पता लग रहा है? पहली चीज नोट में अगर मैं पहली चीज लिखूं तो हमें ये पता लग रहा है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू व्हाट? बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता ना, नहीं होता। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है। देखो इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अपन क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए। सही बात है कि नहीं है? सही बात है कि नहीं है? सही बात है ना। देखो तीसरी चीज कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते कैसे? देखो इसमें कितने थे? 6 थे। तो ये आया कैसे? ए में कितने? 3, बी में कितने? 2। तो दोनों को क्या कर दिया अपन ने? मल्टीप्लाई। तो अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। क्लियर है यहां तक?
कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। देखो अगर ए और बी में से अगर कोई सा भी एक सेट वॉइड हो गया, वॉइड मतलब खाली है, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, खाली होगा, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, इफ एटलीस्ट वन ऑफ सेट ए एंड बी इज वॉइड देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, 5 बोले तो 0। अगर ए और बी में से कोई सा भी एक 0 हो गया, तो कोई सा भी एक में 0 है, तो अपन क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या है, 5 है। सही बात है कि नहीं है, कर लेंगे। ठीक है, अगला हेडिंग लगाते हैं ना, रिलेशन। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट था, अब रिलेशन की बात करते हैं ना, रिलेशन। ठीक है, हेडिंग लिखो रिलेशन, इसमें लिखो रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। कहने का मतलब क्या, देखो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा दो सेट का, अब मैंने एक किसी रूल के जरिए या किसी एक रिलेशन के जरिए मैंने कुछ एक एलिमेंट निकाल लिए ए क्रॉस बी के, तो वो क्या हो गया, हमारा रिलेशन हो गया। तो अपन क्या बोलते हैं, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है कि नहीं है। अच्छा, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब एक हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, वो किस में आ रहा है, एक रिलेशन में आ रहा है। या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए आर बी करके भी अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। सही है कि नहीं है, क्लियर है। आगे बढ़े, इसमें एक नोट लिखते हैं ना, नोट लिखो इन अबव केस, लिखो इन अबव केस द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, इन अबव केस सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट of ordered pair in R, of ordered pair in R is called domain of R, is called domain of R। कहने का मतलब क्या है कि इस ऑर्डर्ड पेयर में आगे वाले एलिमेंट के सारे सेट, आगे वाले एलिमेंट का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन। पीछे वाले एलिमेंट का सेट क्या कहलाता है, रेंज। और ये जो बी सेट है वो क्या होता है, कोडोमेन। देखो तीन चीजें है ना, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो ए के सेट क्या हो गया, डोमेन हो गया, बी का सेट क्या हो गया, कोडोमेन हो गया, और कंप्लीट बी वाला सेट जो है वो क्या हो गया, कोडोमेन। दिस इज रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन। तो दूसरा पॉइंट अपन क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट of ordered pair in R is called range of R, is called range of R, and B is called, and set B, capital B is called codomain of R, कोडोमेन ऑफ आर। क्लियर है, यहां तक अपने को ये बात समझ में आ चुकी है कि व्हाट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे अपने को और बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, एग्जांपल है आपके सामने, एक सेट दिया हुआ है ए अपने को 1 2 3, बी एक सेट दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है ना, तो पहली चीज तो इसका ए क्रॉस बी अगर मैं लिखूं तो वो क्या आएगा, 1 A 1 B 1 C, 2 A 2 B 2 C, 3 A 3 B एंड 3 C। ठीक है ना, ये है। अब मैंने क्या किया, R इज अ रिलेशन
आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। मैंने क्या किया, एक रिलेशन डिफाइन कर दिया आर ए से लेके बी में, तो उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर एक रिलेशन है जो कि कहां से कहां तक है, ए से बी में। तो जैसे मान लो थोड़ी सी देर के लिए मैंने क्या क्या ले लिया, आर में 1 ए ले लिया, 1 बी ले लिया, 2 ए ले लिया, 2 बी ले लिया। सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, सही है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, देखो इसको अपन मैपिंग से भी समझ सकते हैं ना, रिलेशन जो हमने बनाया उसको अपन मैपिंग से भी समझ सकते हैं। कैसे, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें 1 2 3 पड़ा हुआ है, इसमें ए बी सी पड़ा हुआ है। सही है। 1 किससे एसोसिएट है, ए से एसोसिएट है, 1 बी से भी एसोसिएट है, 2 ए से एसोसिएट है और 2 बी से भी है। सही है। तो हमारा डोमेन क्या हो गया, आगे वाला एलिमेंट। तो 1 और 2 इज डोमेन, रेंज इज ए एंड बी एंड कोडोमेन इज ए बी सी। तो अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन मेरा क्या है 1 2, रेंज मेरी क्या है ए बी और कोडोमेन क्या है ए बी एंड सी। समझ में आ गई बात, क्या डोमेन रेंज एंड कोडोमेन क्लियर है, कर लेंगे। कोई ऐसी बात जो हमें समझ में नहीं आई हो, चलें आगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। एक नोट लिखते हैं, नोट लिखेंगे। लिखो, नोट लिखो, लिखो। इफ रिलेशन आर relates element A belongs to capital A with element B belongs to capital B, then अपन क्या बोल सकते हैं, देखो A, B belongs to R बोल सकते हैं, या फिर इसको ARB करके भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। और तीसरी चीज अपन क्या बोल सकते हैं, B is image of A under relation R। इसको अपन इमेज और इमेज भी बोलते हैं ना, B is image of A under relation R, ठीक है ना। B A का क्या हो गया, इमेज हो गया, और A B का क्या हो गया, प्री इमेज। तो चौथी बात अपन क्या बोलेंगे, A is प्री इमेज ऑफ B अंडर रिलेशन R। क्लियर है यहां तक, चलें आगे। क्लियर है, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, ठीक है ना। तो हमें एक बात समझ में आ चुकी है, क्या कि सर रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो अगर फिफ्थ पॉइंट ना, अगर मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A थोड़ी सी देर के लिए M है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B थोड़ी सी देर के लिए क्या है, K है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि हाउ मेनी टोटल रिलेशन कैन बी पॉसिबल, कितने टोटल रिलेशन पॉसिबल हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B बराबर कितना होगा, M इंटू K। अब A क्रॉस B के जितने सबसेट हो सकते हैं उतने क्या होंगे, रिलेशन पॉसिबल होंगे। तो अपन क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू क्या होगा, देखो नंबर ऑफ रिलेशन अगर मेरे को निकालना है तो जितने A क्रॉस B के सबसेट हो गए। अच्छा मान लो किसी भी सेट में K एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर K। तो यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, M इंटू K, तो कितने हो गए 2 इंटू 2 की पावर M इंटू K। क्लियर है, कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं इसको, एक एग्जांपल लेते हैं। लिखो, A आपको दिया हुआ है 1, 2, B आपको दिया हुआ है 3, 4 एंड 7, ठीक है ना,
ठीक है। अच्छा ए क्रॉस बी कितना होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 3 1 4 1 7 2 3 2 4 2 7, ठीक है, बस यही होगा, ठीक है ना। अब पहली चीज तो मैं को ये निकालना है कितने टोटल रिलेशन पॉसिबल है, तो टोटल रिलेशन पॉसिबल क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 होगा कि नहीं होगा, बोले तो 64 हो गया ना, 2 की पावर 6 कितना हो गया, 64। अब देखो इसमें से अपन अलग अलग थोड़े रिलेशन लिख लेते हैं, जैसे मान लो मैंने एक रिलेशन ले लिया R1 जिसमें 1,3 पड़ा हुआ है सिर्फ, ठीक है ना, एक R2 ले लिया जिसमें 1,3 पड़ा हुआ है, 2,3 पड़ा हुआ है और 2,7 पड़ा हुआ है, तो ये भी क्या है, एक रिलेशन है, जितने इसके सबसेट बन जाएंगे उतने रिलेशन बन जाएंगे, तो ये एक रिलेशन हो गया, ये एक रिलेशन हो गया। अच्छा ये भी एक रिलेशन होगा, खाली बिल्कुल होगा ना, क्योंकि फाई इज ऑल्सो अ सबसेट, फाई भी क्या होता है, एक सबसेट होता है, सही है। चलें आगे, ठीक है ना, एक स्टार हेड एक लाइन लिखते हैं, देखो रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए, देन इट मीन्स that R is सबसेट ऑफ A क्रॉस A, है ना। देखो अगर मान लो किसी ने बोल दिया कि एक रिलेशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ सेट A पे डिफाइन है, किस पे डिफाइन है, सिर्फ और सिर्फ सेट A पे, तो उसका कहने का मतलब क्या है कि जो रिलेशन है वो किसका सबसेट है, A क्रॉस A का, सही बात है कि नहीं है, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला लिखो रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज कॉल्ड, देखो कोई भी सेट ए पे अगर रिलेशन डिफाइंड है तो पहली चीज वो यूनिवर्सल कब कहलाएगा, यूनिवर्सल का मतलब होता है पूरा ही ले लिया अपन ने, तो R बराबर अगर क्या हो जाए A क्रॉस A हो गया तो अपन क्या बोलेंगे, वो क्या है, एक यूनिवर्सल है, सही है कि नहीं है। अच्छा दूसरी चीज वॉइड रिलेशन कब कहलाएगा, नाम से हमें पता पड़ रहा है कि वॉइड मतलब खाली है, क्या है, खाली, तो इफ R बराबर क्या हो गया, फाई हो गया, ठीक है ना। देखो तीसरी चीज आइडेंटिटी रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी रिलेशन, देखो आइडेंटिटी रिलेशन कब कहलाता है, जब हमारे पास A आ जाए फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल A, मतलब खुद का एलिमेंट खुद से ही होना चाहिए ना, तब वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन, है ना। जैसे मान लो ये हमारे पास एक सेट है A, ये एक सेट है, इसमें एक अपन ने रिलेशन डिफाइन कर रहा है 1 2 3 1 2 3, ये इससे ये इससे ये इससे, तो खुद का एलिमेंट खुद से ही हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एक आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। अच्छा सर क्या, जैसे मान लो एक एग्जांपल तो ये था, है ना, एक और लेके देखते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है ना, ये इससे है, ये इससे है, ये इससे है, ये इससे, क्या ये आइडेंटिटी है, हाँ सर बिल्कुल है, खुद का खुद से ही है। अच्छा अगर मान लो ये इससे भी हो गया, क्या ये आइडेंटिटी है, नहीं, कहने का मतलब क्या है, सिर्फ खुद से ही होना चाहिए ना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आना चाहिए ना, अगर सिर्फ खुद से ही अगर वो रिलेटेड होगा तो अपन क्या बोलेंगे, वो आइडेंटिटी रिलेशन है, अदरवाइज आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। क्लियर, आइडेंटिटी रिलेशन सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते ना। अगला टाइटल है इनवर्स ऑफ रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। अगला टाइटल लिखिए इनवर्स रिलेशन, ठीक है ना। देखो इसमें इनवर्स रिलेशन ऑफ R A to B is denoted by R इनवर्स, किससे डिनोट करते हैं, R इनवर्स से, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं अपन, R इनवर्स से, ठीक है ना। एंड इज
एंड इज डिफाइंड बी टू ए। अगर ए टू बी आर हमारा ए टू बी है तो आर इनवर्स कहां से आ जाएगा, बी टू ए से आ जाएगा। किससे आ जाएगा, बी टू ए से, है ना। जैसे मान लो ए बी कॉमा ए है हमारा आर इनवर्स, तो इसका मतलब क्या है कि ए कॉमा बी कहां से होगा, आर से होगा। कहने का मतलब अपन ने क्या किया, इसको जस्ट उल्टा करके लिख दिया ना। अगर ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए किस में होगा, आर इनवर्स में होगा, ठीक है ना। तो अपन कुछ एक एग्जांपल लिख लेते हैं, उसके अपन इनवर्स लिखेंगे। तो अच्छा, ये बात जरूरी नहीं है ना कि आर और आर इनवर्स क्या हो, बराबर हो। तो अपन एक स्टार लगा के लिख लेते हैं क्या, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट आर इज इक्वल्स टू आर इनवर्स, है ना। जनरली बराबर नहीं होता है ना, कभी कभार बाई चांस गलती से बराबर आ जाता है ना, बराबर वैसे नहीं होता है ना। तो एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। लेट ए अपने को दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है ना, एंड आर इज डिफाइंड ऑन ए एस। अपन ने ए ये लिया है, अपन ने ए पे डिफाइंड किया, मतलब ए क्रॉस ए से का सबसेट आएगा, अपना जो भी रिलेशन आएगा वो किसका सबसेट आएगा, ए क्रॉस ए का। तो आर आपको दिया हुआ है ए कॉमा बी, है ना, सच दैट ए प्लस बी क्या है 3। ये क्या है बेसिकली, ये है हमारा रूल, दिस इज रूल, जिस रूल के तहत हम इसमें एलिमेंट डालेंगे। अच्छा देखो, अपन ये देखते हैं कि आर में क्या क्या आ सकता है ना। ए का वैल्यू 1 लिया, बी का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो एक तो क्या आ गया 1,2 आ गया ना। अच्छा, ए का वैल्यू अगर 2 लिया तो बी का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। तो एक क्या आ जाएगा 2,1, और कुछ आएगा क्या, नहीं। तो ये हमारा आर है, आर इनवर्स क्या आ जाएगा 2,1 एंड 1,2। तो इस केस में आर और आर इनवर्स बराबर आ रहे हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आर और आर इनवर्स क्या है, बराबर आए। चलें आगे, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, और एग्जांपल ले लेते हैं और समझ में आ जाएगा। है ना, लिखो लेट आर इज डिफाइंड ऑन, लेट आर इज डिफाइंड ऑन ए, लेट आर इज डिफाइंड ऑन ए 1 2 7, है ना। एस ए आर बी अपने को दिया हुआ है क्या, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये अपन ने ले रखा है ना, ये अपन ने ले रखा है ना, ठीक है ना, करें बात। तो देखो आर में क्या क्या आएगा ना, आर में क्या क्या आ सकता है। देखो अगर मैंने मान लो ए का वैल्यू 1 लिया तो 1 के साथ एक तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 से 1 से छोटा होता है। अच्छा, 1 के साथ 2 आ जाएगा, 1 के साथ 7 नहीं आएगा। अच्छा, 2 के साथ एक तो 1 आ जाएगा, 2 के साथ 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। 7 के साथ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सही बात है कि नहीं है। तो ये हमारा आर है, और अगर मैं इसका इनवर्स निकालूंगा तो क्या करना होता है, बेसिकली इनको उल्टा किया तो 1,1 आ गया, 2,1 आ गया, 1,2 आ गया, 2,2 आ गया, और ये 7,7 आ गया। तो इस केस में भी बेसिकली क्या हो रहा है, आर और आर इनवर्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं जिसमें आर और आर इनवर्स सेम नहीं आएंगे, तो लिख लेते हैं। देखो लेट, समझ में आ गया ना, लेट आर इज डिफाइंड ऑन ए 1 2 7 एस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट 2a प्लस बी बराबर 5। ये रिलेशन के तहत अपन ने आर को भरना स्टार्ट किया ना, है ना। स्टार्ट करते ना। अब देखो आर देखते क्या होता है। आर का वैल्यू 1 लिया, क्या अपने को बी ऐसा मिलेगा जिससे 5 आ जाए, नहीं। आर का ए का वैल्यू 1 लिया ना, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा। अगर ए 1 लिया तो कोई भी ऐसा बी नहीं मिलेगा जिससे कि क्या हो जाए, 5 हो जाए। अब मैंने क्या किया, ए का वैल्यू 2 लिया, बी का वैल्यू कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो एक तो अपने को मिल गया 2,1, और कोई अपने को नहीं मिल रहा इसमें। सही बात है कि नहीं है, सही बात है। तो आर इनवर्स क्या आ जाएगा इसमें, 1,2। तो इस केस में आर और आर इनवर्स बराबर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब क्या है कि आर और आर इनवर्स बराबर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। क्लियर है, चलें आगे।
ठीक है। अगला टाइटल है टाइप्स ऑफ रिलेशन। अगला टाइटल है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, है ना। देखो पहला आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। लिखो इसमें, देखो इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अगर मेरे को ए कॉमा ए मिल जाए आर में सारे एलिमेंट के लिए, मतलब खुद का एलिमेंट अगर खुद से एसोसिएट हो रहा हो, सब एलिमेंटों के लिए ऐसा हो रहा हो, तो अपन क्या बोलेंगे कि वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब देखो हमारे दिमाग में क्या सवाल आएगा कि यार व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन भी तो यही बताया था आपने, सही बात है कि नहीं है। देखो आइडेंटिटी रिलेशन में अपन क्या बोलते हैं कि सिर्फ यही होना चाहिए, है ना, बट रिफ्लेक्सिव में ये तो होना ही चाहिए और कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अगर यही होगा, सिर्फ यही है, तो वो आइडेंटिटी है, और ये है और कुछ भी है तो वो क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, हमें ये बताना है कि वो आइडेंटिटी है कि रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो ये हमें एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, है ना। इसमें से मैं मान लो कुछ एक रिलेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ एक रिलेशन लिख रहा हूँ। जैसे मैंने मान लो R1 एक रिलेशन लिया 1 1 2 2 3 3, ठीक है। R2 एक लिया 1 1 2 2, ठीक है ना। R3 एक रिलेशन लिया 1 1 2 2 3 3 1 2, ठीक है ना। ये अपन ने 3 रिलेशन लिया। अब हमें बताना है कि कौन सा आइडेंटिटी है कि नहीं है। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? हाँ बिल्कुल है, दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। रिफ्लेक्सिव भी है? हाँ रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सही बात है ना। ये आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि इसमें 3 3 नहीं है, तो ये आइडेंटिटी नहीं है, और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है क्योंकि सारे एलिमेंटों के लिए मिलना चाहिए, ठीक है। क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ये आ गया, अगर ये नहीं आता तो अपन क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि अपने को तो ये चाहिए थे, इसके अलावा कुछ भी आए अपने को उससे मतलब नहीं है, तो ये आइडेंटिटी नहीं है बट रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है? तो अपन में एक माइनर सा डिफरेंस है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में। क्या आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में जो डिफरेंस है वो हमें समझ में आ चुका है। चलें आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलें। हाँ अगला लिखते ना। देखो क्वेश्चन है, लेट L इज सेट ऑफ ऑल straight lines in a plane and a relation R is defined on L. Relation R is defined on L as L1 R L2 implies L1 is parallel टू L2, है ना। अब हमें बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है और या आइडेंटिटी है, मतलब दोनों को चेक करना है, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी। देखो अगर L1 L2, ठीक है ना, तो वो पहली चीज तो यार L1 L1 पैरेलल होती है, L2 L2 भी मिलेगा, L3 L3 मिलेगा। इस दुनिया में जितनी भी स्ट्रेट लाइन है सारे खुद के पैरेलल होती हैं, तो हमें उसमें L1 L1 भी मिलेगा, L2 L3 मिलेगा, L3 L3 मिलेगा, L4 L4 मिलेगा, एंड सो ऑन मिलेगा। बट अगर मान लो दो लाइन ऐसी मिल जाए जो आपस में ही पैरेलल हो, तो हमें इसमें L1 L2 भी मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये रिफ्लेक्सिव है बट आइडेंटिटी नहीं है। समझ में आ गई बात? रिफ्लेक्सिव तो है बट आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? समझ में आ गया ना, क्योंकि खुद के पैरेलल तो होगा ही और दूसरे के पैरेलल भी हो सकता है। आइडेंटिटी क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ खुद के ही हो, ये रिफ्लेक्सिव बोलता है खुद के तो हो ही हो और दूसरे के भी होगा तो चलेगा।
तो ये रिफ्लेक्सिव है बट आइडेंटिटी नहीं है। सही है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और समझ में आ जाएगा। देखो, रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स सच दैट A R B implies A minus B is divisible by 5। ठीक है, ये हमें रिलेशन दिया हुआ है, हमें बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी है ना। तो ए आर ए क्या होगा, ए आर ए क्या हो जाएगा, मतलब खुद का खुद से देखना है ना अपने को। ए आर ए क्या हो जाएगा, ए माइनस ए बराबर 0, और अपने बताया कि 0 इज डिविजिबल बाय 5। तो कहने का मतलब इसमें ए मिलेगा। अच्छा, सिर्फ ए ही मिलेगा कि और कुछ भी मिल सकता है? और कुछ भी मिल सकता है। जैसे मान लो ए का वैल्यू मैंने 10 ले लिया है ना, बी का वैल्यू 5 ले लिया, तो 10 माइनस 5 भी 5 से डिविजिबल है, तो मतलब और भी मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये रिफ्लेक्सिव है बट आइडेंटिटी नहीं है। क्लियर हो गया ना, डिफरेंस बहुत छोटा सा है रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में। क्या वो क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट हेडिंग इज सिमेट्रिक रिलेशन। देखो, सिमेट्रिक का मतलब क्या है? अगर मान लो किसी में a, b है और b, a भी मिल जाए तो हम क्या बोलेंगे, वो रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है ना। तो हेडिंग लगा लेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इसमें लिखो रिलेशन R इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। R is called symmetric if A, B belongs to R. This implies B, A also belongs to R. अगर A, B R में है और B, A भी अगर R में मिल गया तो वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। क्लियर है? ठीक है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं। L is set of straight lines in a plane। ठीक है, a relation R is defined on set L। ठीक है, क्या दिया हुआ है? L1 R L2 क्या दिया हुआ है? L1 is parallel to L2। ठीक है, तो अपने को चेक करना है क्या ये सिमेट्रिक है। तो अपने को पता है कि दो लाइन है L1 L2। L1 अगर L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के भी होता है ना। तो अगर मेरे को इसमें L1 L2 मिलेगा तो L2 L1 भी मिलेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये सिमेट्रिक है। सही बात है कि नहीं है? अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है ना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है इफ L इज सेट ऑफ, अच्छा रिफ्लेक्सिव भी होगा है ना। रिफ्लेक्सिव तो अपन ने देखा ही था, रिफ्लेक्सिव तो होगा, खुद के पैरेलल तो होता ही है ना। अपन ने लिया यार अनदर एग्जांपल। इफ L इज अ सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन, a relation R is defined on set L। a relation R is defined on set L। क्या दिया हुआ है? L1 R L2। L1 is perpendicular to L2, मतलब L1 क्या है? L2 के परपेंडिकुलर। तो अपने को चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है कि नहीं। तो देखो, ये जैसे मान लो L1 है, ये L2 है, तो अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के भी होगा। तो कहने का मतलब सिमेट्रिक तो है, सिमेट्रिक तो है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकती। तो L1 L1 नहीं मिलेगा, L2 L2 नहीं मिलेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आइडेंटिटी की तो चांस ही नहीं बनते, है ना भाई। तो आइडेंटिटी भी नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं है? चलें आगे।
चलें आगे, नेक्स्ट लिखते हैं ना, नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। क्वेश्चन है लेट L इज सेट ऑफ ऑल ह्यूमंस ऑन अर्थ, ह्यूमंस ऑन अर्थ एंड रिलेशन R is defined as अल्फा और बीटा। ये रिलेशन अपन ने अल्फा और बीटा में क्या डिफाइन किया है, अल्फा इज ब्रदर ऑफ बीटा। तो हमें ये बताना है कि क्या वो सिमेट्रिक है कि नहीं। देखो पहली चीज तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता, कोई खुद का कोई भाई तो होता ही नहीं है, तो अल्फा अल्फा तो नहीं मिलेगा। अच्छा ट्रांजिटिव के लिए सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा अगर बीटा का भाई है तो बीटा और बीटा अल्फा का भी भाई होना चाहिए। तो ऐसा हमेशा होगा क्या, नहीं होगा ना, क्यों, अल्फा मान लो बीटा का भाई है, बीटा अल्फा की बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, सही बात है ना। अल्फा मान लो बॉय है ना, और ये गर्ल है, तो अल्फा बीटा का भाई हो गया, बट बीटा अल्फा का भाई नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया। तीन टाइप अपन ने पढ़ लिए, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। अगला क्या आएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी में a, b बिलोंग्स टू r है एंड b, c बिलोंग्स टू r भी है, और मेरे को अगर a, c बिलोंग्स टू r मिल गया तो मैं क्या बोलूंगा, वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो इसको अपन लिख लेते हैं, है ना। तो लिख लो, लिखो अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए is called transitive if alpha r beta and beta r gamma, है ना, belongs to r। मतलब ये रिलेशन में है, कहने का मतलब if alpha comma beta belongs to r and beta comma gamma belongs to r, then alpha comma gamma belongs to r, then transitive होगा, समझ में आया कि नहीं आया। अगर अल्फा बीटा आर में है, बीटा गामा आर में है, और अल्फा गामा भी अगर आर में मिल गया तो अपन क्या बोलेंगे, वो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और क्लियरिटी आ जाएगी एग्जाम्पल से, तो एक या तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, ठीक है ना। तो लिखो रिलेशन R is defined on set of integers such that A और B अपने को दिया हुआ है A माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, है ना, ये अपने को दिया हुआ है ना। तो मेरे ने क्या मान लिया कि ए आर बी इसमें है, बी आर सी इसमें है, तो मैंने बोल दिया कि ए आर बी एंड बी आर सी इसमें है। मेरे को प्रूफ क्या करना है कि ए आर सी भी अगर इसमें हो गया तो मैं क्या बोलूंगा, ट्रांजिटिव है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से, अगर ए आर बी इसमें है तो मतलब क्या है, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, ये इसमें है तो मैं क्या बोलूंगा, b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है ना। अगर ये अगर 5 से डिविजिबल है तो इसको मैं लिख सकता हूं a माइनस बी बराबर 5 k1 करके, सही बात है।
अगर ये 5 से डिविजिबल है तो इसको मैं लिख सकता हूँ b माइनस सी बराबर 5k2 करके दोनों को जोड़ दिया। तो जैसे ही दोनों को जोड़ा तो a माइनस सी कितना आ गया 5 ऑफ k1 प्लस k2। अब इससे अपन क्या बोल सकते हैं कि a माइनस सी 5 से डिविजिबल होगा, तो दिस इंप्लाइज a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब इसमें ए आर सी भी होगा, और अगर ए आर सी है तो अपन क्या बोलेंगे, ये ट्रांजिटिव है। तो दिस इज ट्रांजिटिव। क्लियर है? चले आगे, अगला एग्जांपल लेके क्या आगे बढ़ते ना, आगे बढ़ते, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। अगला लिखो, L is a set of straight line in a plane. A relation R is defined on L, है ना। क्या दिया हुआ है, L1 R L2 implies क्या है, L1 is parallel to L2। तो अपने को ये बताना है क्या कि ये क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। देखो L1 R L2 बिलोंग्स टू R है, L2 R L3 बिलोंग्स टू R है, मान लिया। मतलब क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2 और L2 इज पैरेलल टू L3। तो ये बात की गारंटी है क्या कि L1 L3 के पैरेलल होगा। तो दिस इंप्लाइज L1 R L3 बिलोंग्स टू R, ऐसा भी होगा। सही बात है कि नहीं? तो ट्रांजिटिव है। क्लियर है? ठीक है ना। अच्छा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। L इज, इसमें चेंज कर देते हैं ना, इसमें चेंज कर देते हैं। तो अगला एग्जांपल दिया हुआ है यही है, बस इसको अपन ने क्या कर दिया, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, परपेंडिकुलर टू L2। तो कहने का मतलब क्या है कि L1, L2 बिलोंग्स टू R है, L2, L3 बिलोंग्स टू R है। मतलब L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है। तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर होगा? नहीं होगा ना। तो हमें क्या पता लग गया कि इसमें L1, L3 नहीं है। तो अपन बोलेंगे दी नॉट ट्रांजिटिव, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है? ठीक है ना। लास्ट हेडिंग आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। लास्ट हेडिंग है इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है, कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। खत्म। तो इफ एनी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। सही है। अच्छा, हमने एक एग्जाम्पल लिया था लाइंस वाला, जिसमें पैरेलल थी लाइंस, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव भी था, क्योंकि खुद से पैरेलल भी होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, L1 अगर L2 के पैरेलल है तो L2 L3 L2 L1 के भी होगा, तो वो सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था। तो कहने का मतलब जो हमने एग्जाम्पल लिया था पैरेलल लाइंस वाला, वो क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो ये हमारा चैप्टर था रिलेशन, जो कि समाप्त हो चुका है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे फंक्शन, एंड फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर ऑफ जेई सिलेबस। ठीक है ना, ये तो जेई के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम आपसे। ओके, थैंक यू सो मच।